नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इतिहास प्राचीन भारत और इसका टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए और आज इसका तीसरा पार्ट है और इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों बिना कोई देरी किए बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज है वो 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। खोज 1955-56 किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो रोपड़ के बारे में आपको याद रखना है, रोपड़ पंजाब में है। कौन से में? भारत वाले में। सतलज नदी के तट पर है और 55-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। रोपड़ को खुदाई से हड़प्पा और से लेकर गुप्त और मध्यकाल तक संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम मिले हैं। 5 क्रम संस्कृति के 5 क्रम मिले हैं। कहाँ से? रोपड़ से। रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी मिले हैं, ये भी याद रखना। रोपड़ से क्या मिला? कुत्ते के साथ, यानी मनुष्य की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान मिले हैं। यानी मनुष्य की जो कब्र है उसके साथ किसके समाधान मिले? कुत्ते के। कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में बुर्जहोम में प्रचलित थी। जो नवपाषाण काल आता है, अपन जो पाषाण काल पढ़ते हैं पत्थरों के बारे में, जो पाषाण काल है उसमें बुर्जहोम में ऐसी प्रथा प्रचलित थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ में ऐसी प्रथा प्रचलित थी जिसमें कि मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अब है संघोल। पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल की खुदाई एस तलवार तथा रविंदर सिंह बिष्ट ने कराई। याद रखना कि संघोल कहाँ है? लुधियाना पंजाब में, और इसकी खुदाई करवाई एस तलवार और रविंदर सिंह बिष्ट ने। संघोल से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मर्तमांड तथा ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थी। संघोल से कुछ वर्ताकार गर्त मिले हैं, अग्निस्थल के रूप में प्रयुक्त हुए लगते हैं। यहाँ से तांबे की 2 सेनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, बाली मनके भी मिले हैं। अब है बाड़ा। रोपड़ के पास ही बाड़ा नामक स्थल से पतनोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के मर्दमांड मिले हैं। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था उस समय के मर्दमांड मिले हैं। कहाँ से? बाड़ा से। अब है मांडा। मांडा जम्मू के अंदर चिनाब नदी के दाएं तट पर अखजूर के पास स्थित है। यहाँ से हड़प्पा ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। तो मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो उत्तरी छोर है। यहाँ से हड़प्पा और ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। अब है आलमगीरपुर। यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर, ये बाएं तट पर मेरठ जिले में स्थित है। तो आलमगीरपुर कहाँ है? ये है मेरठ जिले में। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये सबसे पूर्वी स्थल भी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये है यमुना की सहायक नदी है, एक हिंडन, और हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी के तट पर है। क्योंकि याद रखना ये सबसे पूर्वी स्थल है, इसलिए याद रखना है कि हम यमुना की हिंडन नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता के इस सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल की खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता के विस्तार वाले क्षेत्र में अनेक संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई। ये हड़प्पा सभ्यता के निरंतरता के क्रम में थी। सिंधु कौन कौन सी संस्कृति है वो बाद में अस्तित्व में आई जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था। तो सिंध में झुक्कर संस्कृति, पश्चिम पंजाब व बहावलपुर में कब्रिस्तान संस्कृति, गुजरात में चमकीले लाल भांड वाली संस्कृति, राजस्थान पंजाब हरियाणा में पीले मर्द भांड वाली संस्कृति ने हड़प्पा संस्कृति का स्थान ले लिया। देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो इसके बाद अनेक जगह पर अनेक संस्कृतियाँ अस्तित्व में आ गई। ये याद रखना आपको। सिंध में क्या आई? झुक्कर संस्कृति। पश्चिम पंजाब और बहावलपुर में, ये बहावलपुर है, में कब्रिस्तान संस्कृति। गुजरात में चमकीले लाल भांड वाली संस्कृति।
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पीले मर्दवांड वाली संस्कृति अस्तित्व में आई। अब हमारा जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल थे वो कंप्लीट हो गए और हम शुरुआत करते हैं नगर नियोजन की। यानी वहाँ पर जो नगर थे उनकी प्लानिंग कैसी थी, नियोजन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना जल निकास प्रणाली ही है। यानी सबसे मुख्य विशेषता क्या है इनकी, या तो है जल निकासी या है फिर नगर नियोजन। नगरों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। नगर योजना जो जाल पद्धति पर आधारित है, ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। सड़कें व गलियां योजना अनुसार निर्मित की गई। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। जो शहर की मुख्य सड़कें होती थी वो किधर से किधर जाती थी, उत्तर से दक्षिण। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सब याद रखना। क्या सड़कें उत्तर दक्षिण से होती थी, समकोण पर काटती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया। यानी नगर की प्रमुख सड़क को क्या कहा, प्रथम सड़क। नगरों में प्रवेश है वो पूर्वी सड़क से होता था। सड़कें होती थी उत्तर से दक्षिण, नगर में प्रवेश होता था पूर्वी सड़क से। जहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। प्रथम सड़क से मिलती थी उसको क्या गया, ऑक्सफोर्ड। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क है वो 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी। प्राप्त नगरों के अवशेष में पूर्व तथा पश्चिमी देशों में दिशा में दो टीले हैं। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिम टीले पर दुर्ग टीले के साक्ष्य। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार से, एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। केवल लोथल व सूरकोटड़ा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ये भी याद रखना कि लोथल और सूरकोटड़ा ऐसे हैं जो कि दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, नहीं तो अलग अलग है दुर्ग और जो नीचे का शहर है वो। हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाने का उद्देश्य शत्रु आक्रमण से रक्षा करना नहीं था, अपितु लुटेरों और पशु चोरों से रक्षा करना था। तो हड़प्पाकालीन जो लोग हैं वो किससे नहीं डरते थे, शत्रु आक्रमण से नहीं डरते थे। वो लुटेरे, जो आसपास के लुटेरे होते थे या फिर पशुओं के चोर होते थे, उनकी रक्षा करना जरूरी मानते थे। केवल कालीबंगा में ही फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग सिर्फ कालीबंगा में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये याद रखना भैया। मंदिर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं क्या, बिल्कुल नहीं मिले हैं। नालियाँ जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी जो अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती। यानी नालियाँ हैं उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। इसके समकालीन जो भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता, उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। नालियों को ढक के भी रखा जाता था, परंतु कभी कभी चूने या जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में मिलती थी। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ होती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों की स्थिति क्या है, नगर और नदी, यानी कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे था। चनुदड़ो वो भी सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। चाहे मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और कोटदीजी तीनों सिंधु नदी के किनारे थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, बाड़ा सतलज नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर में था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, जिसको पुराना नाम क्या था, सरस्वती या दर्शदवती। मांडा ये चिनाब नदी के किनारे जो कि सबसे उत्तरी पूरा स्थल था। बनावाली प्राचीन सरस्वती। सुतका गेंडोर ये दासक नदी के किनारे, ये थोड़ा नाम इसको पढ़ना, सुतका गेंडोर है ये दासक नदी के किनारे था। और सोतका को है ये सादीकोर, अरब सागर में सादीकोर नदी के किनारे था, सोतका को है। बालाकोट ये विंदार नदी के किनारे था। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था। रंगपुर ये मादर या बादर नदी के किनारे था। रोसदी जो मादर नदी के किनारे था। मालवण जो ताप्ती नदी के किनारे था। और भक्तराव जो नर्मदा नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। और देमाबाद जो परवरा नदी या गोदावरी की सहायक नदी के किनारे था। अभी भी एक बार में याद नहीं होता तो इसको रिपीट करना, वापस वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएगा।
जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं, जो मुख्य मुख्य स्थल है, उनको जरूर याद रखना। भवन, हड़प्पाकालीन नगरी के भवन साधारणतः छोटे छोटे होते थे। कुछ विशाल मंजिला भवनों का निर्माण भी हुआ है। प्रत्येक मकान में रसोई घर व स्नानघर जरूर होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े गली की ओर खुलते थे। ये याद रखना, मुख्य सड़क पर दरवाजे नहीं खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे, जैसे स्नानागार, अनानागार। यानी सार्वजनिक भवन किसको मानते थे वो, या तो स्नानागार या फिर अन्नागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ है, यानी बिटुमिन जो कोयला होता है उसका प्रयोग हुआ है स्नानागार में। हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। सभी जगह ईंटों का अनुपात है वो 4:2:1 होता था। ये याद रखना, ईंटों का अनुपात क्या था, 4:2:1 था। सामान्यतः ईंट का आकार 10.25 × 5 × 2.25। बड़ी ईंट का प्रयोग नालियों को ढकने हेतु किया जाता था। सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी याद रखना कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। अब है राजनीतिक व्यवस्था, यानी वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, क्या कोई राजा शासन करता था या फिर जनता चुनाव करती थी या जनता शासन करती थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती, परंतु इसको नगरों को देखकर लगता है कि सभ्यता में शासन पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। यानी इसको देख करके, डिजाइन को देख करके हमें लगता है कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव यहाँ पर था। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। यानी स्टुअर्ट पिगट एक महोदय है जिन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। ये याद रखना। वेलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। वेलर ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी जनतंत्रात्मक थी, न कि राजतंत्रात्मक थी। तो वेलर क्या बताता है, जनतंत्रात्मक, यानी जनता का शासन था और इसमें धर्म का भी सहयोग था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। हंटर महोदय भी ये कहता है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन न होकर के जनतंत्रात्मक शासन था, यानी जनता का शासन था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। जो मैके विद्वान है अर्नेस्ट मैके, वो कहते हैं कि एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था, यानी ये भी राजा को नहीं मानता। सभी लगभग ये स्वीकार करते हैं कि राजतंत्रात्मक तो नहीं था। हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी जो व्यापार करते थे उनके हाथ में था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। अब ये क्षेत्र है और ये पूरा स्थल विस्तार है। अफगानिस्तान मुंडीगाक और सोर्तुगई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेरगढ़ है, गेंडोर, सोतकाको, बालाकोट, राणा गुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दबसादांत, डाबरकोट, कोट। सिंध में कहाँ है, कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चनूदड़ो। और पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी और जलीलपुर। हरियाणा में कहाँ है, राखी गड्डी और बनावाली मित्ताथल, 3 स्थल है। राखी गड्डी, बनावली, मित्ताथल। जम्मू कश्मीर में मांडा। पश्चिम उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, बड़ागिए, हुलास। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात में काठियावाड़ के अंदर लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, भक्तराव। लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, भक्तराव। अब क्या है, धोलावीरा, देसलपुर और सूरकोट कोटड़ा। ये भी कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के अंदर है। कालीबंगा, बनवाली, राखी गड्डी प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है। ये जो 3 स्थल है, कालीबंगा, बनावाली और राखी गड्डी, तीनों क्या है, प्राक हड़प्पाकालीन, यानी हड़प्पा जब शुरुआत हो रही थी तब के ये नगर हैं। रंगपुर और रोजदी हड़प्पोत्तरकालीन स्थल है। जब हड़प्पा का पतन हो रहा था उस समय के स्थल हैं रंगपुर और रोजदी। अब है सामाजिक जीवन। मोर पर अंकित चित्र एवं मातृ देवी की मूर्ति से यह लगता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृत्वात्मक था, यानी यहाँ पर
माता के नाम पर सता चलती थी। मोहरों पर अंकित चित्र में मातृ देवी की मूर्ति से ये लगता है, कन्फर्म नहीं है, लगता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक इत्यादि वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, ये याद रखना। शांति प्रिय थे लोग, मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी मांस का भी सेवन करते थे। लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती भी पहनते थे और ऊनी भी। आभूषणों का प्रयोग है वो पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन हेतु पासे का खेल यानी शतरंज खेलते थे, नृत्य करते थे, पशुओं की लड़ाई भी देखते थे। शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। एक तो किया जाता था पूर्ण समाधिकरण दिया जाता था, इसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। एक आंशिक समाधिकरण, इसमें शव को पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार यानी पूर्ण रूप से दाह संस्कार कर दिया जाता था। हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, हड़प्पा से तो आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में तो क्या करते, शव होते थे उनको दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। ये भी याद रखना कि जो शव होता था उसका जो सिर है वो उत्तर की ओर होता था। धार्मिक जीवन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोगों का, इनके हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? पुरा स्थलों से मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, शिव, लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। किसकी पूजा? मातृ देवी की पूजा करते थे, पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे और इसमें लिंग और योनि की पूजा करते थे, वृक्ष और जल की भी पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी, ये याद रखना। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। मार्शल ने क्या कहा है? मातृ देवी को कहा है पृथ्वी देवी। मार्शल ने मातृ देवी को क्या कहा? पृथ्वी देवी कहा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। याद रखना, एक ऐसी मोहर मिली है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जिस पर एक पुरुष है वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सींग है, बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। उसके बाईं ओर क्या बैठे हैं? गेंडा और भैंसा। दाईं ओर एक हाथी और चीता है, दाईं ओर एक हाथी और चीता है और सामने एक हिरण है। याद रखना कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर ध्यान की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, पुरुष बैठा है, जिसके सिर पर 3 सींग है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और चीता है, सामने एक हिरण है। ये पूछा जाता है कि उसके बाईं ओर क्या है? गेंडा और भैंसा, दाईं ओर क्या है? हाथी और चीता, सामने क्या है? हिरण, उसके 3 सींग है, पुरुष जो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ऐसी मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखना, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, दाईं ओर हाथी और चीता। यह पशुपति शिव का रूप माना गया है, इसको शिव माना गया है। मार्शल ने इसे आद्य शिव, प्रोटो शिवा कहा है। मार्शल ने इसे क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। जबकि मातृ देवी को मार्शल ने क्या कहा? पृथ्वी देवी कहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पृथ्वी को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से होता है? यानी मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? सिंधु सभ्यता से। कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिले हैं, संभवतः ये यज्ञ की वेदी थे। हड़प्पा सभ्यता में मिले स्वास्तिक व चक्कर सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो भी किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक और सूर्य पूजा के प्रतीक हैं, चक्कर है। जो स्वास्तिक और चक्कर किसके प्रतीक हैं? सूर्य पूजा के। मोहनजोदड़ो कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं, यानी पशुओं की बलि दी जाती थी। ये प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति में हुआ था।
लिंग पूजा कब से हुई? प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जाति में। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष और बतख को सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र वृक्ष कौन था? पीपल, जो आज भी पवित्र माना जाता है। बतख को सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था। आर्थिक जीवन है। तो हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। इनकी अर्थव्यवस्था किससे चलती थी? कृषि से, पशुपालन से, और व्यापार भी था आंतरिक और विदेशी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। ये याद रखना कि इसका मुख्य आधार क्या था? कृषि। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य आधार क्या था? कृषि था, पशुपालन था या व्यापार था, तो कृषि ही करना उसमें। तो मुख्य आधार क्या था? कृषि, और तो सहायक थे, पशुपालन है, व्यापार है वो। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है। कोई हल नहीं मिला, फावड़ा नहीं मिला। हल का खिलौना जरूर मिला है, परंतु कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, यानी लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, इसलिए हल क्या नहीं मिले? हल के कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि लकड़ी है वो नष्ट हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध की प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का एक विकसित रूप थी। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा अन्य नगरों से अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करते हैं। यानी अन्नागार यानी अनाज इकट्ठे करने का जो बड़े बड़े भवन है ना, ये बताते हैं कृषि है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में थी, क्योंकि तभी तो उनके पास इतने इतने बड़े भवन बनाने पड़ते थे अनाज को इकट्ठा करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग नवंबर के महीने में बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में गेहूं और जौ बोते थे। यानी जब बाढ़ का पानी कम हो जाता था नवंबर के महीने में, तब वो गेहूं और जौ बोते थे। अप्रैल में फसल काट लेते थे, जैसे आजकल भी होता है। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसल अब तक पहचान की गई है। 9 प्रकार की फसलें हैं जो होती थी। चावल होता था, गेहूं की 3 किस्में होती थी, जौ की 2 किस्में होती थी। तो चावल, गेहूं और जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास, ये फसलें होती थी जो आजकल भी होती है। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई और तिल और कपास। एक किस्म और थी जिसको कहते थे वार्षिक अंजुसी भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। यानी मुख्य क्या खाते थे? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग रागी से अपरिचित थे, रागी के बारे में नहीं जानते थे। लोथल से चावल व बाजरे के बनावाली से, यानी लोथल से तो चावल के साक्ष्य मिले हैं और बाजरे के साक्ष्य कहाँ में से मिले? बनावाली से। जौ, तिल, सरसों तथा हड़प्पा से गेहूं। अच्छा, लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। बनावाली से क्या मिले हैं? जौ, तिल और सरसों। और हड़प्पा से मिले हैं गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से मिले हैं चावल और बाजरे के साक्ष्य। लोथल से मिले हैं चावल और बाजरे के साक्ष्य। बनावाली से मिले हैं जौ, तिल और सरसों के साक्ष्य। और हड़प्पा से मिले हैं गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये कन्फर्म याद रखो कि कपास उगाने का श्रेय किसको है? सिंधु सभ्यता के लोगों को। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंड्रोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया। यूनानियों ने इनको क्या कहा? सिंड्रोन कहा। गुजरात के नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पाकालीन किसान निवास करते थे। नागवाड़ा गुजरात में। अब है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे, जो आजकल भी होते हैं। क्या पालते थे? बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर। गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली है, बस गाय पालते थे, परंतु गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली है। परंतु यदि आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या गाय से परिचित थे, तो बिल्कुल परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता था। यानी विशेष महत्व किसका था? कुबड़ वाले बैल का। घोड़े के अस्थि पंजर केवल सूरकोटला गुजरात नामक स्थान से मिले हैं। अतः सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे।
यानी केवल सूरकोटड़ा से अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के क्या मिले हैं? अस्थि पंजर मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति भी मिली है। बलूचिस्तान राणा गुंडई से निम्न स्तरीय स्थल से घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ शताब्दी पहले के हैं। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, ये भी याद रखना। गुजरात के निवासी क्या पालते थे? हाथी। शिल्प और धातुएं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? लोहे की थी या कांस्य की? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। कांसा तैयार किससे होता है? तांबे में टिन मिलाकर। किंतु कांस्य के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। इस काल में मर्दबांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मर्दबांड लाल और काले रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखना। वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के मर्दबांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के मर्दबांड जो मिट्टी के भांड मिले हैं ना, उन पर लेख नहीं मिलते, और हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिलते हैं। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इसको समृद्धि भी व्यापार के कारण थी। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। यानी व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय, यानी एक दूसरे को बार्टर सिस्टम कहते हैं जिसको, जैसे एक दूसरे को वस्तु दे दी जाती थी, वस्तु के बदले वस्तु। सिंधु सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। जो सुमेरियन सभ्यता थी या मिस्र की सभ्यता थी, उनसे भी व्यापारिक संबंध थे। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। ये मेलुआ का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। लेखों में क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता का नाम मेलुआ मिलता है, और मेलुआ सिंधु सभ्यता को कहा गया। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र भी मिला है। मोहनजोदड़ो के अंदर एक मोहर मिली है, और उसके ठीकरे के ऊपर क्या मिला है? सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र मिला है। लोथल से फारस की मोहर मिली है, और कालीबंगा से बेलनाकार मोहर भी मिली है, जो सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती है। तो लोथल से फारस की मोहर, कालीबंगा से बेलनाकार मोहर। बहरीन द्वीप, जिसे दिलमुन भी कहते हैं, के व्यापारी विदेशी व्यापार के बिचौलियों का कार्य करते थे। दिलमुन को सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य हाथियों का देश कहा गया है। स्थल व्यापार में अफगानिस्तान, ईरान, जलीय व्यापार में मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्थलीय व्यापार कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से, जबकि जलीय व्यापार है वो मकरान तट से होता था। सूतका गिंडोर, बालाकोट, अलादिनो, लोथल, सूरकोटड़ा अरब सागर के तट पर सैन्यकालीन बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? सूतका गिंडोर, बालाकोट, अलादिनो, लोथल, सूरकोटड़ा, अलादिनो, बालाकोट, सूतका गिंडोर। सिंधु सभ्यता के मोहरे मेसोपोटामिया के सुसा, जो सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया के सुसा, उर, निपुर, किस, उम्मा आदि शहरों में पाई गई। यानी सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो मेसोपोटामिया के जो शहर थे, कौन कौन से शहर थे जहाँ पाई गई? सुसा में, उर में, निपुर में, किस में और उम्मा में पाई गई। तेल अस्मार, जो मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली है। तेल अस्मार से भी सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली है। सिंधु व मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी। बैल, बतख, पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। पवित्र क्या माने जाते थे? बैल, बतख और पाषाण स्तंभ। मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया के अभिलेखों में मेलुआ सिंधु प्रदेश के साथ व्यापार के 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है। वो 2 मध्यवर्ती केंद्र कौन थे? एक तो दिलमुन, जिसे बहरीन कहते हैं, यानी मेसोपोटामिया का सिंधु सभ्यता के साथ जो व्यापार होता था उसमें मध्यवर्ती केंद्र थे दिलमुन यानी बहरीन, और एक माकन का समीकरण ओमान से किया जा सकता है। आयात की जाने वाली वस्तुएं जो सिंधु सभ्यता में आयात की जाती थी वो, और कौन से स्थल से कौन से वस्तुएं आयात की जाती थी?
टिन और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। फिरोजा जो ईरान से आता था। सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत कर्नाटक से आता था। हरा अमेजन जो नीलगिरी की पहाड़ियों से आता था। शीशा ईरान अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था। नील रतन बदख्शा अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से आता था। लाल गोमेद राजस्थान काठियावाड़ कश्मीर से आता था। हरित मणि ये दक्षिण भारत से आता था। सेलखड़ी जो बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से आता था। अब है दक्षिणी भारत। शंख एवं कोड़ियाँ सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत से आता था। अब है लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा लिपि ये वापस एक बार इसको रिपीट कर लेना और यादें कर लेना कि कौन से स्थान से कौन सा व्यापार होता था। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। यह भाव चित्रात्मक लिपि है। उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती थी, यानी ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक चित्राक्षर थे। सबसे ज़्यादा प्रचलित मछली का चिन्ह है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? मछली का चिन्ह। अधिकांश लिपि के नमूने सेलखड़ी की मोहरों पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि देसी तथा पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है, यानी हड़प्पा की जो लिपि है वो देसी है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास एन वर्मा, प्रोफेसर एस आर राव एवं आई महादेवन ने किया। यानी हड़प्पा लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो एक तो थे एन वर्मा, के एन वर्मा और एक एस आर राव और आई महादेवन, 3 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयास किया। सिंधु सभ्यता को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बेडेन ने किया। बेडेन ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत मापतोल प्रचलित था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। इसके बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी और बाट थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ, लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना यानी स्केल मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला सीप का बना हुआ, लोथल से मिला है हाथी दांत का बना हुआ। इसका उपयोग संभवतः लंबाई मापने में किया जाता था। स्केल का उपयोग लंबाई मापने में किया जाता था। बलूचिस्तान से ब्राहुई जनजाति ब्राहुई भाषा बोलती थी, जो कि एक द्रविड़ भाषा है। ब्राहुई जनजाति ब्राहुई भाषा बोलती थी, जिसके स्रोत के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को माना जा सकता है। मोहरें। अब तक विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से 500 मिली है और हड़प्पाकालीन मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। तो तांबे की मोहरें कहाँ से? लोथल और देसलपुर से। लोथल से बटन के आकार की मोहर मिली है। बटन के आकार की मोहर कहाँ से मिली? लोथल से। सेंधव मोहरें वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार होती थी। तो किस प्रकार की मोहरें होती थी? वर्गाकार भी होती थी, आयताकार भी होती थी, गोलनाकार भी होती थी और बेलनाकार भी होती थी। याद रखना, पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की मोहर नहीं होती थी। तो वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, वर्ताकार, आयताकार, गोलनाकार, बेलनाकार। सबसे अधिक मोहरें हैं वो वर्गाकार होती थी। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियां भी अंकित है। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है। जानवर भी है और देवी देवताओं के चित्र भी हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु एक शृंग पशु है। एक सींग वाला पशु है, सबसे ज़्यादा है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मिलता है, जबकि वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। अब है मर्ण मूर्तियाँ या टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। इसका प्रयोग खिलौने एवं पूजा के लिए मूर्तियों का बनाने में होता था, टेराकोटा का प्रयोग। अब है नारी मर्ण मूर्तियाँ संख्या में सर्वाधिक है। इन मर्ण मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न चीज़ों का कोई विशेष
अवशेष नहीं मिलते, यानी अवशेष किन के नहीं मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में अवशेष किसके नहीं मिलते। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, इसका कोई अवशेष नहीं। नदी उपासना का कोई अवशेष नहीं। मंदिर का कोई अवशेष नहीं। सिंह का कोई अवशेष नहीं। पन्ना का कोई अवशेष नहीं। और लोहा का कोई अवशेष नहीं। ये विशेषकर याद रखना आपको। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। नदी की उपासना होती थी, इसका कोई प्रमाण नहीं। मंदिर थे क्या, इसकी कोई भी प्रमाण नहीं। और सिंह था क्या, इसका कोई प्रमाण नहीं। पन्ना था क्या, इसका कोई प्रमाण नहीं। लोहा था क्या, इसका भी कोई प्रमाण नहीं। प्रवर्ती या उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति 1800 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया और यह सभ्यता पतनोन्मुख हो गई, यानी पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके बाद प्रवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। रंगपुर और प्रवास पतन से प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। प्रवर्ती यानी जब हड़प्पा, लेटर हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, तब रंगपुर और प्रभास पतन। बाद की हड़प्पा संस्कृतियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यताएं और तांबे के पत्थर थी। यानी पहले हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी, जबकि इसके बाद की है वो ग्रामीण सभ्यताएं थी और तांबे और पत्थर का प्रयोग था। प्रवर्ती हड़प्पा के लोग काला और धूसर ओपदार मर्दमांड का प्रयोग करते थे। भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पोत्तर स्थल पर यह नहीं पाया गया है। स्वात घाटी हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है। स्वात घाटी को क्या माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है। अब आगे लास्ट हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, विद्वान अपने अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। विद्वान है और पतन के कारण बताते हैं। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर है वो हड़प्पा सभ्यता का कारण क्या बताते हैं, आर्यों का आक्रमण, यानी आर्यों ने आक्रमण किया, इस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये बात कहते हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या बताते हैं, आर्यों का आक्रमण। SR राव, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ये बताते हैं कि बाढ़ आ गया। तो बाढ़ का कारण कौन बताते हैं, SR राव, जॉन मार्शल और मैके। लेम्ब्रिक क्या कहते हैं, सिंधु नदी ने मार्ग बदल लिया। सिंधु नदी का मार्ग बदलना लेम्ब्रिक कहते हैं। आर्लस्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। MR साहनी, राइक्स व डेल्स बताते हैं भू वैज्ञानिक परिवर्तन यानी भूकंप आ गया। भूकंप के बारे में कौन बताते हैं, SR साहनी, राइक्स व डेल्स। और KUR केनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई। और फेयर सर्विस, रफीक मुगल, BK थापर बताते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया। माधव स्वरूप वश कहते हैं कि नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन। धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल कहते हैं कि घग्गर या हकरा नदी क्षेत्र का सूख जाना। तो इस प्रकार ये यदि एक बार में याद नहीं होते हैं तो इनको वापस रिपीट करके वीडियो को देख लेना, ज़रूर आपके याद हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना, आपका कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है वो पूर्ण हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।